हेलो एवरीवन। हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर 19। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे व्यापार चक्र। व्यापार चक्र जो है व्यापार चक्र ये किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसमें जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है उसी को दिखाता है। मतलब कि उस देश के जो है व्यापार की जो गतिविधियाँ होती हैं उसका एक जो है संकेतक होता है। व्यापार की गतिविधियों को दर्शाता है। किसी भी देश की व्यापार में जो गतिविधियाँ होती हैं, उत्पादन होता है, वितरण होता है, परिवहन होता है, ये सब जो होता है उस सभी को उनकी जो है बढ़ोतरी और कमी को दिखाता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके जो है विस्तार और उसके जो है मंदी की स्थिति का जो है एक संकेतक के रूप में इसको देखा जाता है। एंड ये जो होता है व्यापार चक्र, ये जो है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। मतलब जब चलता है तो एक क्रमबद्ध ढंग से चलता है। और इसमें जो व्यापार चक्र है इसमें किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है, जब विस्तारित होती है और जब संकुचित होती है तो उसी को दिखाता है। तो मतलब कि जैसे कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति है 2024 में, उसकी बात करें तो इसमें जो है इसकी स्थिति की बात करें तो इसमें हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है ग्रोथ कर रही है। उत्पादन के जो उत्पादन अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ रहा है, वो विस्तारित हो रही है अर्थव्यवस्था। लेकिन कुछ जो है ऐसे कारण हैं, वैश्विक स्थितियाँ हैं जो कि इसमें व्यवधान के रूप में सामने आ रहे हैं। तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन जो है इसमें कुछ व्यवधान और मुद्रास्फीति की वजह से, मतलब ऐसे सब कारणों की वजह से जो है इसमें जो है संकुचन भी हो रहा है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है विस्तारित एंड संकुचित दोनों स्थितियाँ में है। तो हम कहेंगे, मतलब हम इस स्थिति को जो व्यापार चक्र की स्थिति के रूप में देखेंगे, क्योंकि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। एंड वर्तमान में जो भारत में जो आर्थिक स्थिति है भारत की, उसमें जो उत्पादन और जो सेवा क्षेत्र है, भारत का उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन के अवसर बढ़े हैं। एंड वर्तमान में भारत के विस्तार की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जो विस्तारित हो रही है, उत्पादन बढ़ा है, सेवा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एंड उत्पादन से बढ़ा है तो लोगों के रोज़गार भी बढ़े हैं, रोज़गार बढ़ा है तो लोगों की आय भी बढ़ी हैं, आय बढ़ा है तो लोगों की मांग भी बढ़ी हैं। तो ये सब जो है पूरा ले दे के जो है मांग पे आ गया है। मतलब लोगों की आय बढ़ती है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ते हैं। एंड जब लोगों की आय कम होती है तो उनके जो है मांग कम हो जाते हैं। तो ये जो है भारत के वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था वो विस्तारित हो रही है। और सरकार भी जो है जो प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो प्रोजेक्ट है वो सब ला रही है, जिससे कि हमारी भारत की अवसंरचना जो है, भारत की जो संरचना है वो अच्छी हो सके, उत्पादन और अधिक गति से बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। एंड जो है वर्तमान समय की बात करें तो जो खपत है, जो आपूर्ति, जो लोगों की मांग है वो तो बड़ी है। एंड लोगों की मांग के हिसाब से जो सप्लाई होता है, वस्तुओं सेवाओं की जो आपूर्ति होती है, जितना आपूर्ति हो रहा है उतना मांग के हिसाब से जो है, मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो जा रही है। आपूर्ति जो है वस्तुओं सेवाओं की वो खपत हो जा रहा है। तो ये जो है वर्तमान में जो है ये स्थिति है, भारत की अर्थव्यवस्था विस्तारित हो रही है। एंड जो है विस्तारित हो रही है भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन जो है शिखर विस्तार होने के साथ साथ जो है ये शिखर पे भी पहुंच रही है। मतलब इसकी स्थिति जो है और अधिक बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, आय बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनकी जो मांग है बढ़ रही है। मांग बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति, मांग जितना बढ़ रहा है मांग के हिसाब से जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई है। तो धीरे धीरे जो है मुद्रास्फीति बढ़ रही है, भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो अब शिखर पर ये होता है कि धीरे धीरे शिखर की जब स्थिति आती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, तो उसकी जो है उत्पादन जो होता है वो जो है और अधिक बढ़ जाता है। उत्पादन और अधिक बढ़ने की वजह से जो लोगों को और अधिक आय मिलने लगता है और उनके मांग और बढ़ जाती है, मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पाती। तो इससे वजह से जो है कीमतें जो होती है अपने सामान्य स्तर से ऊपर चली जाती हैं। तो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है जब अर्थव्यवस्था शिखर पर जाती है। तो जब शिखर पर जाती है अर्थव्यवस्था, तो
जो आरबीआई है, आरबीआई जो है मौद्रिक नीतियाँ लाता है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। एंड जो है मुद्रा अपने जो है ब्याज दर को जो है बढ़ा देता है। एंड तो ये जो है आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास कर रहा है। एंड और जब अर्थव्यवस्था जब संकुचित होती है तो धीरे धीरे जो है जब लोगों के जो है मांग कम हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो है वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य होते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इस वजह से जो है धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था संकुचित होने लगती है। फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब देश की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो उसकी जो कीमतें होती है सामान्य स्तर से नीचे चली आती हैं। तो इससे जो है मंदी की स्थिति आ जाती है। तो ये जो है पूरी अर्थव्यवस्था विस्तारित होते शिखर पे जा रही है, फिर वो संकुचित होकर जो है मंदी की स्थिति पर आ जा रही है। तो ये जो है दोनों का जो है इसी को व्यापार चक्र कहते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विस्तारित तो हो रही है, शिखर पे भी जा रही है, लेकिन जो है उसमें कुछ ऐसे वैश्विक कारक आ जा रहे हैं। मुद्रास्फीति की वजह से जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है इसका जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। एंड वर्तमान में जो है भारत की समृद्धि दर की बात करें तो भारत की वर्तमान में जीडीपी जो ग्रोथ है वो 6% है। मतलब अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024 तक जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% तक रहेगी और वर्तमान में 6% है। तो ये जो 6% है ये अन्य सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है अन्य सभी अर्थव्यवस्था हम कंपेरिजन करें तो औसत सभी अर्थव्यवस्थाओं से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से जो विस्तार हो रहा है और इसको एक अच्छी जो है विस्तारित हो रही अर्थव्यवस्था की जो है अर्थव्यवस्था वाले देश में जो इसको रखा गया है। क्योंकि ये जो है जैसे कोविड महामारी जैसे ही ख़त्म हुआ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से जो है बहुत तेज़ी से जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारी और अब भी सुधार रही है। तो ये जो है वर्तमान में जो जीडीपी ग्रोथ है इसकी बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि जो सेवा क्षेत्र में लोगों का जो समावेश है, लोगों का जो बढ़ाव है वो बढ़ा है सेवा क्षेत्र में। और जो है जो विनिर्माण का क्षेत्र की वजह से भी जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। तो जैसे सेवा क्षेत्र और विनिर्माण का क्षेत्र बढ़ा है तो जो है अर्थव्यवस्था का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिक हुआ है। इस वजह से जीडीपी ग्रोथ 6% तक पहुंच गई है। एंड और सरकार के द्वारा भी जो है रोजगार सृजन के लिए जो है अलग अलग योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ाकर जो है लोगों को रोजगार दिया जा सके। जैसे कि PLI योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस सभी योजनाओं की मदद से जो है सरकार जो है अर्थव्यवस्था यानी देश में जो है रोजगार की स्थिति को लाने का प्रयत्न कर रही है। एंड वर्तमान में जो है देश में आयात और निर्यात की स्थिति बात करें तो आयात और निर्यात जो है तो भारत का निर्यात बढ़ा है। निर्यात में जैसे IT और फार्मा का जो क्षेत्र है, IT और फार्मा के क्षेत्र में भारत का निर्यात बढ़ा है। लेकिन आयात बिल में जो है वृद्धि हुई है क्योंकि कच्चा तेल ही एक ऐसा वस्तु है जिसका जो है वो आयात जो है भारत सबसे अधिक करता है। तो जो कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई है तो इस वजह से भारत के आयात बिल में वृद्धि हो गई है। तो जैसे भारत निर्यात भी कर रहा है, निर्यात में के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है, तो उस वजह से उसका आयात बिल में भी वृद्धि हो जा रहा है। तो इस वजह से जो है कहीं कहीं विस्तार, कहीं कहीं संकुचन की स्थिति हो रही है। तो ये पूरा भारत की अर्थव्यवस्था का जो व्यापार चक्र है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसइन्फ्लेशन जो है ये जो अवस्था होती है डिसइन्फ्लेशन की, इसमें जो कीमतें होती हैं, कीमतों में जो वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो कीमतों में वृद्धि के साथ साथ लोगों का जो मांग होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लोगों का मांग कम होता है तो कीमतें फिर धीरे धीरे जो है कम होने लगती हैं। तो ये जो डिसइन्फ्लेशन की स्थिति होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब मुद्रास्फीति पर जब नियंत्रण रखा जाता है तो उसके परिणाम के रूप में इसको देखा जाता है कि जब मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखा जाता है तो इसी से समझा जाता है कि हाँ मुद्रास्फीति के लिए हमने ये चीज़ किया, मतलब आरबीआई ने मौद्रिक नीति लाया तो उसके परिणाम के रूप में डिसइन्फ्लेशन हुआ। तो ये जो डिसइन्फ्लेशन की स्थिति होती है इसमें कीमतें जो है धीरे धीरे बढ़ती हैं, कीमतें जो है सामान्य धीरे धीरे बढ़ती हैं और ये जो है डिसइन्फ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो 2023 में जो अर्थव्यवस्था 2023 में जो है जो मुद्रास्फीति थी वो 6% थी, लेकिन 2024 में जो 4% पर आ गई। तो इसको जो हम डिसइन्फ्लेशन कहेंगे क्योंकि जो है जब जो है ये जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का परिणाम के रूप में जो है सामने आया है कि हमने 4% तक मुद्रास्फीति कर लिया है। तो ये जो डिसइन्फ्लेशन की बात हो गई। एंड
अब हम डिफ्लेशन वो डिसइन्फ्लेशन था, ये डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन को हम हिंदी में अपस्फीति भी कहते हैं। तो जो डिफ्लेशन है, इसमें जो कीमतें होती हैं, कीमतों का जो सामान्य मूल्य होता है, कीमतें उसे सामान्य मूल्य से जो अपने सामान्य मूल्य से जो है नीचे चली आती हैं। तो सामान्य स्तर से जब कीमतें जो है वस्तुओं सेवाओं की कीमतें नीचे चली जाती है, तो ये जो है ये जो अपस्फीति की स्थिति होती है। मतलब सामान्य कीमत, जैसे कि कोलगेट जो है, कोलगेट का सामान्य मूल्य 20 रुपये है, वो 20 रुपये का ही मिलता है। लेकिन जब डिफ्लेशन की स्थिति आती है, अपस्फीति की स्थिति आती है, तो कीमत जो है 10% हो जाती है। तो इसी को जब अपस्फीति कहते हैं। लेकिन जो ये जो है जो डिफ्लेशन की जो स्थिति होती है, जो लोगों का मांग होता है, मांग से अधिक आपूर्ति होने लगती है, तो इस डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। तो लोगों की मांग तो कम रहती है, लेकिन जो आपूर्ति होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो इस वजह से डिफ्लेशन हो जाता है। तो ये जो है जो डिफ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत होता है। मुद्रास्फीति में कीमतें जो होती है अपने सामान्य स्तर से ऊपर चली जाती हैं। जैसे कि मुद्रास्फीति में कीमतें 20% हैं, तो कीमतें 20% हैं मुद्रास्फीति में, मतलब सामान्य मूल्य 20% किसी वस्तु की, तो वो जो है मुद्रास्फीति में जो वो 40 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा, तो ये मुद्रास्फीति होती है। लेकिन डिफ्लेशन में वो कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे चली आती हैं। तो ये जो है मुद्रास्फीति के ठीक इसको विपरीत माना जाता है। एंड जो है इसके कारण की बात करें तो अधिशेष आपूर्ति के कारण जो है डिफ्लेशन की स्थिति आती है। मांग से अधिक जब आपूर्ति हो जाती है, और जब आय में जब लोगों के आय में गिरावट आती है, लोगों का आय कम हो जाता है, तो लोगों की मांग धीरे धीरे कम हो जाती है। लोग जो है सिर्फ अपने आवश्यक वस्तुओं का ही जो है विक्रय करते हैं, क्रय करते हैं, एंड उपभोग वस्तुओं का ही निर्वहन करते हैं। एंड इसमें जो है इसके कारण जो मुद्रा की आपूर्ति होती है, मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई में जब कमी आ जाती है, तो जो है डिफ्लेशन की स्थिति आती है। और इससे आर्थिक मंदी जब स्थिति, आर्थिक मंदी जैसे कि कोविड-19 जो था, नहीं कोविड-19 नहीं, आर्थिक मंदी जैसे कि 2007-8 में जो अमेरिका में आर्थिक मंदी आया था, तो जैसे इस प्रकार की जो आर्थिक मंदी आती है, तो आर्थिक मंदी की स्थिति में भी जो है डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। क्योंकि आर्थिक मंदी की स्थिति में लोगों की आय कम हो जाती है, लोगों की आय कम हो जाती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और आपूर्ति तो उतनी ही रहती है। एंड इसके जो है हम प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव सीधे निवेश पर पड़ता है। इससे जब डिफ्लेशन की स्थिति, तो निवेश, लोगों की निवेश करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, लोगों के पास उतनी आय ही नहीं रहती कि इन्वेस्ट कर पाएँ। एंड इससे जो बेरोजगारी होती है बढ़ जाती है, बेरोजगारी स्तर जो होता है, क्योंकि जो है रोजगार नहीं मिल पाते हैं, रोजगार बहुत महंगा हो जाता है, उत्पादन का जो लागत होता है बहुत महंगा हो जाता है, इस वजह से रोजगार जो है लोगों को नहीं मिल पाता है, बेरोजगारी की स्थिति बढ़ जाती है। और जो कंपनियों के मुनाफे होते हैं, कंपनियां भी जो है कंपनियों के मुनाफे भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो है उनको जो है कोई इन्वेस्टर नहीं मिल पाता है, निवेशक नहीं मिल पाता है कि कंपनियों में निवेश कर पाए पैसे का, तो इस वजह से कंपनियों के मुनाफे में कमी आ जाती है। और अपस्फीति की जो स्थिति होती है, इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं कि इसके लिए उपाय आरबीआई के द्वारा जो है, जब आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दर होती है, आरबीआई जब ब्याज दर में कमी कर देगा, तो जब ब्याज दर में कमी करेगा आरबीआई, तो जो है धीरे धीरे मुद्रा की जो आपूर्ति होगी बाजार में वो बढ़ जाएगी, और लोगों का धीरे धीरे आय बढ़ने लगेगा। एंड सरकार के द्वारा जो है प्रोत्साहन पैकेज जो होता है वो बढ़ाया जाए, जैसे सब्सिडी पर खर्च बढ़ा दिया जाए, एमएसपी पर जो है एमएसपी के लिए अधिक वस्तुओं को जोड़ा जाए, एमएसपी बढ़ाया जाए। एंड कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों की आय में वृद्धि हो। तो इस वजह से ऐसी जो है सरकार को करना चाहिए उपाय, और मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से जो ये सब उपाय करके जो हम अपस्फीति की स्थिति से उभर सकते हैं। लेकिन एक स्थिति होती है दोहरी मंदी की, जो दोहरी मंदी की स्थिति होती है, इसमें जो है दोहरी मंदी जब होती है, दोहरी मंदी जब सरकार और जो कोई संस्था होती है, आर्थिक जो संस्था होती है, ये दोनों मिलकर जब किसी मंदी को कम करने के लिए योजनाएं लाती है, किसी मंदी को कम करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो जो है प्रयास जब विफल हो जाता है, प्रयास जब निष्क्रिय हो जाता है, तो जो प्रयास जब विफल हो जाता है तो पुनः मंदी की स्थिति आ जाती है। तो इसी को जो है दोहरी मंदी कहते हैं, कि एक मंदी को कम करने का प्रयास किया, वो प्रयास विफल हो गया किसी योजना में कमी के कारण या फिर कोई व्यवधान के कारण, तो उससे जो है दोहरी मंदी आ जाती है। तो ये सरकार की जो नीतियाँ होती हैं जो कि मंदी को कम करने के लिए लाई जाती हैं, उसमें असफलता के कारण जो है दोहरी मंदी की स्थिति आ जाती है। तो ये देखा गया है कि जितनी
मंदी अधिक होती है, जितनी मंदी अधिक होती है उसको रिकवरी करने का, उसको उसको उससे मंदी से उभरने में जो है हमें जो है उतना ही अधिक प्रयास करना पड़ता है। तो जैसे कि जो कीमतें होती हैं मार्केट में, वो जब अपने सामान्य स्तर से ऊपर चली जाती हैं तो मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। एंड जब मुद्रास्फीति होती है, तो मुद्रास्फीति जब होती है तो धीरे धीरे कीमतें जो होती है अपने शिखर पर पहुंच जाती हैं, पीक पर चली जाती है मुद्रास्फीति। फिर उससे जो है फिर डिसइन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। फिर जब मुद्रास्फीति को कम करने का मौद्रिक RBI के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं तो उस स्थिति में डिसइन्फ्लेशन जो कीमतें होती हैं, मतलब मुद्रास्फीति का परिणाम दिखता है हमें, कीमतें फिर अपने सामान्य स्तर पर धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। फिर उसके बाद अवस्फीति की स्थिति आ जाती है, कीमतें इतनी अपने सामान्य स्तर से इतनी गिर जाती हैं कि अवस्फीति की स्थिति आ जाती है। मुद्रा की जो आपूर्ति होती है, सप्लाई से मांग से अधिक जो आपूर्ति हो जाती है वस्तुओं और सेवाओं की। फिर उसके बाद जो है अवमंदन होता है। सरकार जो है इस जो है अवस्फीति को कम करने के लिए जो है प्रयास करती है, तो उसके बाद जो है वो प्रयास विफल हो जाता है, तो फिर मंदी आ जाती है। फिर मंदी की स्थिति आ जाती है। मतलब दोहरी मंदी आ जाती है। फिर दोहरी मंदी से सरकार जो रिकवरी करती है, रिफ्लेशन करती है। तो वो जो रिकवरी करती है, रिकवरी करके जो है फिर इन्फ्लेशन जो है अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, दोहरी मंदी की पूरी प्रक्रिया होती है। तो इससे जो है ये दोहरी मंदी की पूरी प्रक्रिया होती है। एंड जो है नेक्स्ट है बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन। इसको जो है अवरोधात्मक मुद्रास्फीति भी कहते हैं हम। तो बैटल ग्राउंड जो इन्फ्लेशन है, इसमें जो ये जो स्थिति है, इसमें ये जो स्थिति होती है, जो अर्थव्यवस्था में जो खराब आधारभूत संरचना होती है, जब अर्थव्यवस्था की संरचना जो खराब हो जाती है, और संरचना मतलब उसमें जो है उसकी लॉजिस्टिक सिस्टम, वितरण प्रणाली, ये सब जो चीज़ें होती हैं, जब वो जो है जब अर्थव्यवस्था जब उसकी आधारभूत संरचना खराब हो जाती है, तो वो बाजार में जो वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति होती है वो कम हो जाती है। आपूर्ति कम होने से जो है कीमतें अपने जो है आपूर्ति कम होने से कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो आपूर्ति जब कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसी को जो है आपूर्ति में कमी के कारण जब कीमतें बढ़ती हैं, तो इसको हम अवरोधात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, ये आपूर्ति जो होता है वस्तुओं सेवाओं की, उसमें जो है विभिन्न कारणों को जो है दिखाती है। एंड इससे निपटने के लिए सरकार को जो है जो अवरोध हैं, आपूर्ति होने में जो अवरोध हैं उसको कम करने पर जो ध्यान देना चाहिए बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन की स्थिति में। तो जो ये बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन है, यह मांग में वृद्धि के कारण नहीं होती है, बल्कि क्योंकि हमने ज़्यादातर यही देखा है कि जब मांग में वृद्धि होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो है मांग में वृद्धि के कारण नहीं होती है, वस्तुओं की आपूर्ति के कारण जो है जब वस्तुओं सेवाओं की जो आपूर्ति कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो ये जो तब होता है, इसी को अवरोधात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसके हम कारणों की बात करें तो जो ये तब कब होता है, जब सप्लाई चेन होता है, आपूर्ति जो श्रृंखला होती है, जब उसमें रुकावट आने लगती है, आपूर्ति श्रृंखला के खराब प्रबंधन होने लगता है, तो एंड इसके कारण होती है। और जो मजदूरों की जो कमी हो जाती है उत्पादन की प्रक्रिया में, जो है उस हिसाब से मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं उत्पादन के लिए, तो तब भी जो है आपूर्ति में कमी हो जाती है। एंड जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे भी जो है आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। और कुछ भू राजनीतिक कारण हो जाते हैं, कुछ भू राजनीतिक कारणों की वजह से, जैसे कि व्यापार जो प्रतिबंध होता है कुछ देशों के द्वारा, कुछ देशों से भारत समझौता किया रहता है, तो कुछ व्यापारिक प्रतिबंध की वजह से, और कुछ जो है कभी युद्ध की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में भू राजनीतिक जो प्रभाव तनाव होता है, इस प्रकार की स्थिति से भी जो है आपूर्ति श्रृंखला जो है प्रभावित हो जाती है, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ जाता है। और जो लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, लॉजिस्टिक मतलब वितरण प्रणाली, लॉजिस्टिक मतलब वस्तुओं की डिलीवरी समय पर
नहीं हो पाता है, मतलब जिस समय लोगों की आवश्यकता रहती है उस समय डिलीवरी नहीं हो पाता है, मतलब देरी से जाता है। तो इसी को लॉजिस्टिक सिस्टम के जो है ख़राब प्रबंधन के कारण, लॉजिस्टिक सिस्टम समस्या के कारण भी जो है हमें बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। एंड तो इन सभी कारणों की वजह से जो सप्लाई चेन में रुकावट आता है और कीमतें अपने बढ़ जाती हैं। तो इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है, उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ता है। उपभोक्ता मतलब हम उपभोक्ता हैं, हम दुकान पर सामान खरीदने जा रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं। मैं उपभोक्ता हूँ, क्योंकि जो है मैं तो उत्पादन तो नहीं कर रही किसी चीज़ का, मैं उपभोक्ता हूँ। तो जो उपभोक्ताएँ होती हैं उन पर असर पड़ता है। उन लोगों का जो खरीद होता है, वे लोग जो है उन लोगों के पास इतनी जो है उनके पास इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो जो है उस महंगे सामान को खरीद पाएँ। उस महंगे सामान को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के पास जो है क्षमता नहीं रहती है। तो इसका सीधे उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है जब महंगाई में वृद्धि होती है तो। एंड इससे व्यवसायों पर भी असर पड़ता है। व्यवसाय पर असर कैसे पड़ता है, क्योंकि उनके जो जब आपूर्ति कम हो जाती है तो धीरे धीरे उत्पादन की जो लागत होती है वो अधिक हो जाती है। तो उत्पादन की जो लागत अधिक होती है तो व्यवसायों को जो है कुछ मुनाफा नहीं मिल पाता है, उनको कुछ लाभ नहीं मिल पाता है, ज़्यादा कुछ उनको लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब किसी चीज़ को उत्पादन करते हैं तो उससे अधिक तो उनका जो है लागत लग जाता है, जितना कि उनको लाभ नहीं मिलता लोगों से। क्योंकि जो लोगों का आय तो पहले ही कम होता है, लोग उतने महंगी वस्तुओं को खरीद नहीं पाते हैं, तो जो ऐसे व्यवसायी जो होते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है। एंड हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक जो स्थिति होती है, आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं, उत्पादन प्रक्रिया धीमा हो जाता है, रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन का। तो हमें यानी अर्थव्यवस्था को इसके लिए समाधान करना चाहिए कि जो सप्लाई प्रक्रिया है, सप्लाई जो चेन है, उसको जो अधिक कुशल बनाया जाए, अधिक इतना कुशल बनाया जाए कि इसमें जो है कोई ऐसा व्यवधान ना उत्पन्न हो जाए कि बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन की स्थिति देखनी पड़े। एंड इसके लिए जो सरकारी नीतियाँ हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको जो है बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो सरकारी योजनाएं जैसे कि सब्सिडी बढ़ा देना, जो आयात पर प्रतिबंध होता है, आयात शुल्क होता है, उसको जो है कम कर देना। आयात शुल्क जब बढ़ता है तब भी जो आपूर्ति बाधित होती है। तो सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए ताकि बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन से जो है उभर पाए। तो जो बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन की जो स्थिति होती है, ये जो इसको जो है सरकार, उपभोक्ताओं, उत्पादनकर्ताओं, इन सभी को मिलकर जो है इस प्रक्रिया से जो है निपटने की आवश्यकता होती है। एंड जैसे कि कोविड-19 उदाहरण की बात करें तो जो कोविड-19 का जो समय था, कोविड-19 जो महामारी थी, कोविड-19 महामारी के समय जो आपूर्ति श्रृंखला जो है वो बाधित हो गई थी। आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई और उत्पादन प्रक्रिया जो है कम हो गया था और लोगों को रोजगार कम हो गया था, लोगों के पास आय कम हो गया था। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जो है आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से जो वस्तुओं की जो कीमतें थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। एंड जो है सेमीकंडक्टर की कमी, जैसे सेमीकंडक्टर जो चिप है, इसकी कमी के कारण जो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्षेत्र है, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो महंगी हो गई थी सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी के कारण। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं, हम जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तो जो है हमें बहुत अधिक जो है कष्ट झेलना पड़ता है, मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को। तो हमने जो है ओवरऑल बैटल ग्राउंड इन्फ्लेशन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के, जब हम जो है मुद्रास्फीति की गणना करेंगे। मुद्रास्फीति की गणना के बारे में मुद्रास्फीति गणना जो है कीमत के आधार पर जो है, कीमत स्तर के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। तो मुद्रास्फीति गणना की दो विधियाँ होती है। एक तो प्राइस इंडेक्स मेथड होता है, इसको हम कीमत मूल्य सूचकांक कहते हैं, एंड कीमत सूचकांक विधि कहते हैं। दूसरा जो होता है जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। पहले अभी हम जो है प्राइस इंडेक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइस इंडेक्स जो मेथड होता है, इसमें जो है किसी भी वस्तु और सेवा के जो है उसके जो है किसी चयनित वस्तु और सेवा का जो है सेलेक्टेड वस्तु और सेवा का जो है वस्तुओं सेवाओं के जो मूल्य होता है उस मूल्य में औसत परिवर्तन को मापा जाता है प्राइस इंडेक्स मेथड में। तो प्राइस इंडेक्स जो मेथड है, इसमें जो है केवल एक वस्तु और सेवा के जो है मूल्य में औसत परिवर्तन को नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें चयनित और किसी चुनिंदा वस्तु और सेवाओं की जो कीमतों में परिवर्तन को जो है देखा जाता है। तो जो प्राइस इंडेक्स मेथड है,
इसमें ये होता है। और जब इस सूचकांक में प्राइस इंडेक्स मेथड, इस सूचकांक में जब मुद्रास्फीति की जब गणना की जाती है, उसमें 3 जो है बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें 3 बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है। पहला जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की जो है सूची, वस्तुओं और सेवाओं की सूची को ध्यान रखा जाता है कि उस सूची में क्या क्या शामिल है, उस किस किस चुनिंदा वस्तु को शामिल किया गया है। दूसरा जो होता है उस सूची में शामिल वस्तुओं और सेवाओं का जो भारांश, उस वस्तु और सेवा का भारांश कितना है। एंड तीसरा जो है आधार वर्ष को देखा जाता है। तो इन 3 चीज़ों को आधार मानकर जो है किसी भी सूचकांक की जो है गणना की जाती है। तो पहला जो सूचकांक है प्राइस इंडेक्स मेथड में CPI, WPI एंड PPI, ये 3 प्रकार के सूचकांक जो है CPI के जरिए जो है इन 3 प्रकार के सूचकांकों के जरिए जो है CPI मेथड के जरिए जो है गणना की जाती है, मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। तो पहला जो है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम जो है होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो WPI है और इसमें जो है WPI की जो स्थिति होती है, इसमें जो है यह जो सूचकांक होता है वस्तुओं की जो थोक मूल्य होता है, थोक जो उनकी कीमत होती है, उसमें जो है उस थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को जो है दर्शाता है, औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। एंड थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। और लेकिन जो है मतलब थोक मूल्य मतलब जब थोक मूल्य मतलब जो दुकान होता है, दुकान पर जब थोक मूल्य में सामानें जाती हैं, थोक में मतलब जब उत्पादन प्रक्रिया हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, जब थोक में सामानें जाती हैं, थोक सूचकांक होता है, थोक मूल्य होता है, उसमें जो WPI में जो है सिर्फ WPI की जो गणना होती है, इसमें सिर्फ वस्तुएं ही शामिल होती हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होते हैं WPI में। तो ये जो है सूचकांक थोक मूल्य में वस्तुओं और सेवाओं के जो थोक मूल्य होता है उसमें औसत परिवर्तन को देखता है। एंड इसके लिए जो आधार वर्ष है WPI के लिए 2011-12 है। एंड जो WPI होता है यह जो है कच्चे माल और तैयार उत्पाद और जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इन सभी की कीमतों का जो है मापन करता है, कीमतों का आकलन करता है और मुद्रास्फीति की गणना करता है। तो WPI की जो गणना होती है यह हर महीने की जाती है। इसकी हर महीना जो मतलब इसकी गणना मासिक आधार पर आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की जाती है। और जो आर्थिक सलाहकार का कार्यालय है यह जो उद्योग संवर्धन एवं जो है आंतरिक व्यापार जो विभाग है, इसी के अंतर्गत जो यह कार्यालय काम करता है। और यह कार्यालय जो है प्रति वर्ष जो है हर माह जो है WPI की जो है गणना करता है। तो जो WPI की जो WPI में जो है WPI की जो बास्केट होता है, इसमें जो है वस्तुओं की जो है 3 श्रेणियों को शामिल किया जाता है, 3 श्रेणियों को। पहला जो है प्राथमिक उत्पाद, दूसरा जो है विनिर्मित उत्पाद, तीसरा जो है ईंधन और ऊर्जा। जो प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पादों का भारांश लगभग जो है इसका भारांश जो है 22% है इसका भारांश। और इसमें जो है प्राथमिक उत्पादों में आ जाता है सब्जियां, मसाले, अनाज, फल, ये सब जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं। और दूसरा जो विनिर्मित उत्पाद है, विनिर्मित उत्पादों का भारांश जो है लगभग जो है 64% तक है विनिर्मित उत्पादों का भारांश। और इसमें जो है विनिर्मित उत्पादों में पेट्रोल और डीजल, कोयला और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं विनिर्मित उत्पाद में आ जाती हैं। तीसरा जो है ईंधन और ऊर्जा का भारांश लगभग जो है 13% तक है। इसका भारांश सबसे कम है, सबसे अधिक जो भारांश है वो है विनिर्मित उत्पादों का। तो जो ईंधन और ऊर्जा है, ईंधन ऊर्जा में कपड़े आ जाते हैं, रसायन की चीज़ें आ जाती हैं, औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं वो आ जाते हैं। एंड तो ये होता है। एंड जो है जो WPI है एंड WPI की जो नई श्रृंखला है, इसमें जो है कीमतों की जो गणना होती है, गणना में जो है अप्रत्यक्ष कर होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वस्तुओं से वहाँ पर उसको शामिल नहीं किया जाता है। एंड वर्तमान में जो है WPI की हम बात करें तो इस वर्तमान में जो इसकी स्थिति है दिसंबर 2023 में यह जो है 0.73 WPI जो 0.73% थी। लेकिन ये नवंबर 2023 में जो है लगभग 0.26% थी, लेकिन ये दिसंबर में बढ़कर जो 0.73% हो गई। तो WPI में जो वृद्धि हुई है। एंड
वृद्धि हुई है। एंड जो ये जो वृद्धि जो है खाद्य वस्तुओं में जो है खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कैसे हुई है? खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जो है जैसे कि जो प्रमुख जो सब्जियां हैं, सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण सब्जियों की कीमतें जो है 26.3% मुद्रास्फीति की स्थिति सब्जियों की कीमतों में। तो जो है खाद्य वस्तुओं की जो महंगाई में वृद्धि यानी प्राथमिक जो उत्पाद है उनमें वृद्धि हुई है, उनकी कीमतों में वृद्धि की वजह से WPI बढ़ गया है। एंड जो ईंधन और ऊर्जा की जो कीमतें हैं उनकी जो है ऊर्जा और ईंधन की कीमतें जो है घटी हैं। ये दिसंबर में जो है दिसंबर 2023 में माइनस जो है 4.6% थी, और जो है ये नवंबर 2023 में घटकर जो है 2.6% तक आ गई। तो इनके जो है कमी आई है, और जो खनिज तेल और बिजली की मांगों में कमी आई है। एंड तो इस प्रकार जो है WPI के बास्केट में जो है वृद्धि हुई है, WPI की कीमतों में वृद्धि हुई है। एंड WPI के उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पहले तो मुद्रास्फीति की गणना में किया जाता है, मुद्रास्फीति की मापने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग है, जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं, चाहे वो सरकार की आर्थिक नीति हो, चाहे RBI की मौद्रिक नीति हो, इस प्रकार की नीतियों को बनाने के लिए जो है WPI को देखा जाता है। WPI की गणना को जो है समझा जाता है, ताकि आर्थिक नीतियों को जो है प्रभावी बनाया जा सके। एंड जो है ये और उद्योग और जो व्यवसाय का जो क्षेत्र होता है, उद्योग और जो व्यवसायी होते हैं, वो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उद्योग में अधिक वृद्धि करने के लिए जो WPI की जो है WPI की बास्केट की गणना करते हैं, WPI की बास्केट को देखते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट है CPI को जो है कॉस्ट प्राइस इंडेक्स कहते हैं। एंड जो CPI है, CPI जो है इसका हिंदी नाम जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें हम, तो इसमें जो है जो CPI है, CPI के इसमें जो है जो उपभोक्ता मूल्य होता है, उपभोक्ताओं का जो मूल्य होता है, उसमें जो है परिवर्तन की गणना करती है। तो उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदता है, उपभोक्ताओं के द्वारा जिन वस्तुओं को उपभोग किया जाता है, चाहे वस्तु और सेवाओं को खरीदा जाता है, तो उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किए गए वस्तुओं और सेवाओं की जो है गणना CPI करता है। एंड इसकी गणना में जो है वस्तुओं सेवाएं होती हैं, दोनों को ही शामिल किया जाता है। एंड CPI के अंतर्गत जो वस्तुओं सेवाओं की जो संख्या होती है, वस्तुओं सेवाओं की संख्या को निर्धारित करने के लिए उपभोक्ताओं का जो व्यवहार होता है उसको देखा जाता है कि उपभोक्ता जो है किस वस्तु को जो है ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब किस वस्तु को ले रहा है। उस उपभोक्ताओं के व्यवहार के आधार पर जो है CPI की गणना की जाती है कि उपभोक्ता जो किस वस्तु और सेवा की जो है वस्तु और सेवा का जो उपभोग कर रहे हैं ज़्यादा। तो CPI जो है CPI की जो पुरानी जो श्रृंखला है, मतलब अब वर्तमान में CPI की गणना की नई श्रृंखला आ गई है, लेकिन इसकी जो पुरानी जो श्रृंखला है, इसको पुरानी श्रृंखला के आधार पर इसको 3 आधारों पर इसकी गणना की जाती थी। पहला जो है CPI जो है कृषि मजदूर था, दूसरा CPI जो है ग्रामीण मजदूर था, और तीसरा जो है CPI औद्योगिक श्रमिक था। तो इन सभी 3 लोगों के द्वारा जो वस्तुओं सेवाएं उपभोग किया जाता था, तो इन तीनों उपभोक्ताओं के द्वारा जो है CPI की गणना की जाती थी। और तीनों के से संबंधित जो गणना के संबंधित जो रिपोर्ट लाया करता था, वो श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है इनकी गणना की जाती थी, श्रम कार्यालय के द्वारा इनकी गणना की जाती थी। तो CPI जो है यह एक जो है CPI का हम उदाहरण की बात करें तो CPI के एग्जाम्पल से समझे तो CPI जो है, मान लो किसी वस्तु की जो कीमत है, किसी वस्तु की कीमत 2023 में जो है 100 रुपये थी, और वही वस्तु की कीमत जो है 2024 में आकर जो है 110 रुपये हो गई। तो CPI में जो है 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो जो उपभोक्ता के द्वारा जो है किसी वस्तु को 2023 में उसी वस्तु को 100 रुपये का खरीदा जा रहा था, और वही 2024 में आकर जो वही वस्तु 110 रुपये की हो गई, तो CPI के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये वस्तु उपभोक्ताओं के द्वारा जो उपभोग किए गए वस्तुओं और सेवाओं की जो है कीमतों में जो उनके जो मूल्य होता है, मूल्य में परिवर्तन की जो है गणना करता है। तो हमने CPI के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ गए। एंड CPI जो औद्योगिक श्रमिक है, CPI की जो पहली गणना की जाती थी उन 3 विधियों में
पहली जो गणना का आधार था एक औद्योगिक जो श्रमिक था। औद्योगिक श्रमिक में यह जो है जो कामकाजी मजदूर थे उन सभी के परिवार के द्वारा जो है जो उपभोग की जाने वाली जो चुनिंदा वस्तुओं और सेवाएं थी कि वो क्या चीज़ उपभोग कर रहे हैं उसके द्वारा जो है खुदरा मूल्य में जो है परिवर्तन को दिखाया जाता था। उन सामान्य मजदूरों के द्वारा जो उनके परिवारों के द्वारा उपभोग किया गया वस्तुओं सेवाओं की जिसमें और इसका मापन जो है श्रम कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर किया जाता था और इसका जो आधार वर्ष था 2016 था। और ये जो इंडेक्स था सीपीआई औद्योगिक श्रमिक का, इसका प्रयोग जो है कर्मचारियों को जो दिए जाने वाले महंगाई भत्ते थे उसके निर्धारण में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो जो सीपीआई है, सीपीआई की बात करें तो सीपीआई लेकिन सीपीआई के जो वर्तमान में जो है एक गणना की नई श्रृंखला आ गई है संयुक्त सीपीआई संयुक्त के आधार पर जो है सीपीआई की गणना की जाती है। तो यह जो सीपीआई संयुक्त है यह एक सीपीआई गणना की नई श्रृंखला है और जिसके माध्यम से जो अखिल भारतीय स्तर पर जो है उपभोक्ता के मूल्यों में जो है औसत परिवर्तन को जो है गणना की जाती है। इसमें जो है सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी दोनों को शामिल किया जाता है। तो और सीपीआई की जो ये नई श्रृंखला है इसके लिए आधार वर्ष जो है 2012 है एंड 2012 है एंड इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं की जो सेवाओं को जो है इसमें छः वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सीपीआई के जो बास्केट है इसमें जो है छः वर्गों की वस्तुओं को जो शामिल किया गया है सीपीआई में। सीपीआई की गणना में जो 6 वस्तुओं को शामिल किया जाता है जैसे कि खाद्य एवं पेय पदार्थ। खाद्य एवं पेय पदार्थ का जो भरांश है लगभग 45% तक है, लगभग 46% तक है। पान, तंबाकू और मादक पदार्थ जो है इनका भरांश जो है लगभग 3% तक है। कपड़े और जूते इनका भरांश लगभग 7% तक है। और ईंधन और जो है प्रकाश, ईंधन और प्रकाश का भरांश जो है वर्तमान में लगभग जो है 7% तक है। आवास का जो भरांश है 10% तक है। अब विविध जो वस्तुएं हैं इनमें जो सेवाएं शामिल हो जाती हैं, इनके लिए 28% का भरांश है। तो इस प्रकार जो है भरांश के आधार पर जो इसमें 6 प्रकार के जो है वस्तुओं सेवाओं की जो है गणना की जाती है, वस्तुओं सेवाओं को विभाजित किया गया है। तो सीपीआई जो संयुक्त है, सीपीआई संयुक्त की जो गणना है वो हर महीने जो है एनएसओ के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है इसकी हर महीने गणना की जाती है। लेकिन भारत में जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है सीपीआई से संबंधित जो डेटा होता है उसको प्रकाशित किया जाता है, लेकिन जो गणना होती है वो एनएसओ के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान समय में जो है हम इसकी बात करें सीपीआई की जो है स्थिति की बात करें तो वर्तमान समय में सीपीआई जो है 2024 में यह जो है 196.8 जो है अंक तक पहुंच गया था, जो कि 2023 की तुलना में जो है यह काफ़ी अधिक है। 2023 की तुलना करें तो यह जो है काफ़ी अधिक है। और इसमें जो है खाद्य वस्तुओं की बात करें, खाद्य वस्तु में अनाज, दाल, मसाले इस प्रकार की जो खाद्य वस्तुएं इनकी कीमतों में जो है तेज़ वृद्धि हुई है। इनकी कीमतों में तेज़ वृद्धि के कारण जो है सीपीआई में भी वृद्धि हुई है। तो जैसे कि सब्जियों के लिए मुद्रास्फीति जो है लगभग 27% तक बढ़ गई है सब्जियों के लिए। और जो दाल और मसाले हैं इनके लिए मुद्रास्फीति जो है लगभग 20% और 16% तक बढ़ गई है। तो इस प्रकार जो इनकी कीमतों में वृद्धि के कारण जो है हमें जो है मुद्रास्फीति में जो है सीपीआई में जो है वृद्धि देखने को मिली है, जैसे कि डब्ल्यूपीआई में हमें देखने को मिली थी। तो इस प्रकार जो है इसमें कपड़े और जो आवास की जो मुद्रास्फीति रहती है वो स्थिर रहती है और ईंधन स्थिर है। और ईंधन और जो प्रकाश में जो है प्रकाश की मुद्रास्फीति में कमी देखने को मिली है। तो इस प्रकार सीपीआई में जो 6 प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की जो है गणना की जाती है। एंड नेक्स्ट है हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है यह मुद्रास्फीति दर की जो गणना होती है, मुद्रास्फीति दर की जब गणना होती है उसके करते समय उसके इंडेक्स में जब पूरे बास्केट को शामिल किया जाता है और तब गणना की जाती है तो उसको जो है हम हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब मुद्रास्फीति की गणना में सभी बास्केट का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि खाद्य और ईंधन को भी शामिल किया जाता है। तो वर्तमान समय जो हेडलाइन मुद्रास्फीति की स्थिति की बात करें दिसंबर 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है 4.9% तक रही है। और हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण यह है कि खाद्य वस्तुओं की जो कीमत में जो है बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण जो है खाद्य वस्तुओं जैसे कि सब्जी, मसाला, दाल इस प्रकार के खाद्य वस्तुओं में वृद्धि के कारण जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जो कि
जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 4% का आरबीआई और सरकार के द्वारा 2026 तक, उससे जो है अधिक जो है मुद्रास्फीति बढ़ गया है। तो सरकार को जो है आरबीआई को जो है अपनी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एंड नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो होती है कोर यदि हम हेडलाइन मुद्रास्फीति में से जो है एक खाद्य ईंधन और जो है खाद्य वस्तुओं और ईंधन का जो प्रभाव होता है, अगर उसको खाद्य वस्तुओं और ईंधन को हटाकर जो है मुद्रास्फीति की गणना करते हैं तो उसके द्वारा जो मुद्रास्फीति दर प्राप्त होती है उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दिसंबर 2024 में कोर इन्फ्लेशन लगभग जो है 5.1% है। एंड रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो जब रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की जो गणना की जाती है तो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय जब जो विविध वस्तुएं होती हैं, विविध वस्तुओं में जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार की जो है चीज़ों को हटा दिया जाता है और मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो उसको हम जो हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो नेक्स्ट है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो जो पीपीआई है ये इसको उत्पादक कीमत सूचकांक कहते हैं। तो पीपीआई जो होती है यह जो सूचकांक है पीपीआई, यह वस्तुओं और सेवाओं में जो है वस्तुओं और सेवाओं की जो है उत्पादक जो कीमत होता है उसमें जो है औसत परिवर्तन को मापता है, दिखाता है। तो ये यह सूचकांक जो होता है वस्तुओं सेवाओं की जो है उत्पादक जो कीमत होता है, उत्पादकों के द्वारा जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उस उत्पादक कीमत में जो है परिवर्तन को जो है यह जो है औसत परिवर्तन को नापता है, दिखाता है। मतलब कि यह उत्पादक के जो है दृष्टिकोण से जो है मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित करता है। तो जो किसी उत्पादककर्ता के द्वारा किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसके उत्पादन के दौरान जो उसके मूल्य में परिवर्तन आता है, उत्पादक की कीमत में जो परिवर्तन आता है, उस औसत परिवर्तन को जो है नापता है। तो ये जो सूचकांक है इसमें उत्पादक की जो है मूल कीमतों का प्रयोग किया जाता है। एंड जो कि उत्पादक को उत्पादक के दौरान जो है कीमतें लगी थी और तथा जो है मूल कीमतों के अंतर्गत जो इसमें जो मूल कीमतें होती है उसमें टैक्स को और परिवहन की जो लागत होती है, टैक्स जैसे कि अप्रत्यक्ष कर को और अप्रत्यक्ष कर मतलब जीएसटी हो गया और परिवहन लागत हो गया, इन सभी को जो है शामिल नहीं किया जाता है। जब उत्पादक जो है पीपीआई की गणना में जो इन सभी को शामिल नहीं किया जाता है। तो जो पीपीआई है यह उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उस उत्पादन की प्रक्रिया के हर चरण में जो है उसकी कीमतों में जो है परिवर्तन को मापता है, उसकी कीमतों में जो परिवर्तन होती है तो उसको मापता है। जबकि जो डब्ल्यूपीआई जो होता है केवल थोक बाजार की जो कीमतें होती है उनको मापता है। एंड पीपीआई से संबंधित जो है एक बीएन गोलदार समिति थी जिसने जो पीपीआई से संबंधित जो है पीपीआई के गठन से संबंधित जो सिफारिश की थी। यद्यपि जो लेकिन अभी जो है जो बीएन गोलदार समिति है इसका गठन नहीं किया गया है। एंड जो पीपीआई जो होता है पीपीआई में जो है कच्चा माल, मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं और तैयार जो उत्पाद होता है उनको शामिल किया है। कच्चा माल मतलब जो जिनको जो है विनिर्मित उत्पाद में निर्मित करने के लिए कच्चा माल जैसे कि गेहूँ, चावल, इन सभी को कच्चा माल कहते हैं। एंड जब कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब जो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जब वस्तुओं को तैयार किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाती है जैसे कि आटा हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और जब तैयार उत्पाद हो जाता है जो कि उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये तैयार उत्पाद इन तीनों चीज़ों में जो है परिवर्तन जो होता है, इन तीनों के मूल्य में जो है कीमतों में परिवर्तन को जो है इन उत्पादन की कीमतों में परिवर्तन को जो है पीपीआई जो है मापता है। एंड पीपीआई जो है तो हमने देखा कि पीपीआई
उत्पादक के जो है कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है कि उत्पादक के द्वारा जब कोई वस्तु और सेवा को बनाया जाता है उसमें जो परिवर्तन होता है, जैसे कि 2023 में उसमें जो है उसकी कीमत कुछ और 2024 में उत्पादन उसी चीज़ की उत्पादन की कीमत बढ़ गई हो, तो इसको जो है PPI मापता है। तो नेक्स्ट है NHB रेजिडेक्स इंडेक्स है एक प्रकार का, जिसको नेशनल हाउस बैंक NHB नेशनल हाउस बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक जो है इसको प्रकाशित करता है। तो यह भारत का जो पहला आधिकारिक तौर पर जो है आवास मूल्य सूचकांक है, आवास पर पहला मूल्य सूचकांक है रेजिडेक्स। तो यह जो सूचकांक है इसकी शुरुआत जो है 2007 में जो है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा की गई थी। और यह जो इंडेक्स है यह इंडेक्स जो है हर 3 महीने पर जो है भारत के विभिन्न प्रकार के शहरों में जो है जो आवास की कीमतें होती हैं उनमें उसमें परिवर्तन की जो है जानकारी देता है। और लेकिन वर्तमान समय में जो है इसके लिए आधार वर्ष 2017-18 है और इसकी बास्केट में जो है 50 ऐसे चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया है जिन शहरों में जो है आवास की कीमतों में जो है परिवर्तन को यह नापता है। इन चुनिंदा शहरों में वर्तमान की स्थिति की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे जो शहर हैं जिसमें कि मेट्रो और बस की सुविधाएं हैं, इन शहरों में जो है आवास की कीमतों में जो है कमी देखी गई है। लेकिन जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों में आवास की कीमतों में जो है वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे ये पता चलता है कि जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानताओं में कमी हो रही है, क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक असमानता है उनमें कमी हो रही है। तो इस प्रकार जो है आवास की कीमत कुछ शहरों में जो छोटे शहर हैं उनमें जो है आवास कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। तो आवास का जो गणना की जाती है आवास कीमतों को, तो इसमें जो है नई वस्तुओं और पुनर्नवीनीकृत जो वस्तुएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। तो मुद्रास्फीति के हम प्रभाव की बात करें, अब हमने जो है सब कुछ देख लिया। मुद्रास्फीति का प्रभाव को पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है वो पहला तो पड़ता है उपभोक्ता पर। तो उपभोक्ता पर पड़ता है कि पहला तो उपभोक्ता को हानि होती है क्योंकि जो मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है? मुद्रास्फीति तभी बढ़ती है जब वस्तु मांग के हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता है। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उपभोक्ताओं के पास उतना क्रय शक्ति नहीं रहता है कि वो जो उतनी महंगी वस्तुओं को वहन कर पाएँ। तो उपभोक्ताएं जो होते हैं उपभोक्ताओं को हानि होती है क्योंकि जो वो जो है अपने आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। एंड इससे जो है उत्पादकों को लाभ होता है जो उत्पादन करने वाले होते हैं, क्योंकि जो है जो मुद्रास्फीति होती है वो उत्पादकों को लाभ पहुंचाती है। जैसे कि उदाहरण के साथ समझें कि जैसे कि जो उत्पादक है उत्पादन करता है, उसने टमाटर का उत्पादन किया। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो उस स्थिति में उसके जो है 2 टमाटर का मूल्य जो है 50 रुपये रहेगा। उसके 2 टमाटर का मूल्य 50 रुपये रहेगा तो उसको 2 टमाटर पर ही 50 रुपये वो पालेगा। लेकिन जो उपभोक्ता होगा उसको तो हानि होगी, उसको 2 टमाटर के बदले 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो उपभोक्ता होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर को जो हानि होती है और जो उत्पादनकर्ता होते हैं उनको लाभ होता है मुद्रास्फीति की स्थिति में। इससे जो है रोजगार की जो स्थिति होती है, रोजगार पर प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। वो जो उत्पादक के जो लाभ होता है, उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है तो नए नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तो इसका रोजगार पर प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। इससे जो बेरोजगारी तो बढ़ती है लेकिन कहीं ना कहीं जो है रोजगार के जो अवसर होते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो उत्पादकों को मिलते हैं। जो किसान होता है इसका प्रभाव किसानों पर पड़ता है। किसानों की जो कृषि की जो वस्तुएं होती हैं, किसान तो कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तब मुद्रास्फीति के कारण जो है इनको भी लाभ होता है। एंड इसका जो है निश्चित आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब निश्चित आय वाले व्यक्ति होते हैं उनके वेतन में वृद्धि नहीं होता है। तो वेतन में वृद्धि नहीं होने के कारण उनकी क्रय शक्ति जो होती है, क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार जो है वेतन में वृद्धि नहीं होती है तो उनकी क्रय शक्ति जो होती है, क्रय शक्ति में कमी आ जाती है। एंड इसका जो परिवर्तित आय वाले व्यक्ति पड़ता है, जिनका आय जो है परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि वेतन में जो वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है। एंड इसका प्रभाव जो आयात पर पड़ता है। आयात पर कैसे पड़ता है? जब हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था होती है, घरेलू अर्थव्यवस्था में जब
जो उत्पादन होता है, उत्पादन करने हमारी जो अपनी अर्थव्यवस्था होती है, जब किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन में जो है उसका जो उत्पादन करने का जो लागत मूल्य होता है वह अधिक महंगा हो जाता है। उत्पादन की जो लागत की जो गतिविधियाँ होती हैं वो महंगी हो जाती है, जिसके परिणाम से जो आयात होता है, आयात में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि जो उत्पादन की लागत यानी उत्पादन की गतिविधियाँ जो महंगी हो जाएंगी तो कोई भी जो है उत्पादन करना, अपने देश में किसी चीज़ का उत्पादन करना बहुत अधिक महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए जो उस स्थिति में जो है सरकार दूसरे देशों से आयात करती है, ना कि अपने देश में उत्पादन करती है। तो इस वजह से आयात पर प्रभाव पड़ता है इसका। दूसरा जो है निर्यात है, इसका जो है प्रभाव निर्यात पर भी पड़ता है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति जो बढ़ती है तो उसके कारण उत्पादन जो लागत होता है, उत्पादन लागत को बढ़ा दी जाती है, जिससे जो निर्यात होता है वह प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जब उस मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है तो उस वजह से जो है हम किसी चीज़ का जो है बेच नहीं पाते हैं, किसी दूसरे देश में भेज नहीं पाते हैं अपने देश से वस्तुओं को, क्योंकि जो है हमारे देश में उस चीज़ को उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है। तो इस वजह से जो है इसका प्रभाव हमारे निर्यात पर पड़ता है। इसका प्रभाव जो है ऋणी व्यक्तियों पर पड़ता है। जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको इसका लाभ होता है, जबकि जो ऋण देने वाले होते हैं उनको हानि होती है, क्योंकि जो ऋण लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो जो ऋण लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनको जो है इसका लाभ होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ पैसे का लेते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति में जब ऋण लेते हैं तो जब मुद्रास्फीति कम हो जाती है तो उस पैसे का मूल्य जो है बहुत कम हो जाता है, तो उनको जो है पैसे कम देने पड़ते हैं ऋणदाता को। तो इस वजह से जो है इस स्थिति से जो मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है, ऋणदाता को हानि होती है। एंड अब हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की बात करें तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय की बात करें तो मुद्रास्फीति में जो नियंत्रण होता है इसको मुद्रास्फीति को कम कैसे पहले तो मुद्रास्फीति को कम मांग में कमी करके और आपूर्ति में वृद्धि करके जो मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। पहले ये 2 उपाय हैं। पहले तो मांग में जो है कमी कैसे की जाएगी, तो मांग में कमी जो है तरलता को कम करके की जाएगी। तरलता मतलब जो पैसे का फ्लो होता है, पैसे की जो आपूर्ति होती है उसको कम करके जो है मार्केट में मांग को कम किया जा सकता है, लोगों की मांग को। तो जो तरलता होती है उसको कम करने के लिए तरलता को कम करने के लिए जो 2 प्रकार के जो है प्रयास किए जाते हैं। पहला तो होता है मौद्रिक नीति और दूसरा जो होता है राजकोषीय नीति। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के द्वारा जो है तरलता को कम किया जाता है। मौद्रिक नीति में जो है मौद्रिक नीति के बारे में मैंने बताया था कि मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, एक तो कठोर मौद्रिक नीति होती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है। तो जब कठोर मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति की जो ब्याज दर होती है वो बढ़ा दी जाती है, तो कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, जिसमें ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है, जैसे धीरे धीरे तरलता जो होती है लोगों की कम हो जाती है। एंड राजकोषीय नीति में ये किया, जैसे सरकार द्वारा जो सार्वजनिक व्यय होता है वो कम कर दिया जाता है। तो सरकार जब सार्वजनिक व्यय कम कर देता है, जैसे कि सब्सिडी को कम कर देंगे, सब्सिडी कम के जो रक्षा पर व्यय होता है, सरकार डिफेंस क्षेत्र में अधिक व्यय करती है, तो जब रक्षा पर व्यय कम कर देगा सरकार, तो इस वजह से जो है सरकार राजकोषीय नीति अपनाकर जो है सार्वजनिक व्यय कम करके जो है तरलता को कम करते हैं। तो तरलता जब राजकोषीय नीति अपनाई जाती है तो उस स्थिति में जो राजकोषीय घाटा होता है सरकार का, राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण रखा जाता है। तो इस वजह से जो कर संग्रह होता है, जब सरकार जो कर इकट्ठा करती है, अगर कर में वृद्धि कर देगी, टैक्स में वृद्धि कर देगी, तो इस वजह से भी तरलता को कम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रकार मांग में कमी कर दी जाती है लोगों की। तो आपूर्ति में वृद्धि कैसे किया जाए, तो आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए 2 प्रकार के उपाय हैं, एक तो राजकोषीय उपाय है, एक जो प्रशासनिक उपाय है। राजकोषीय उपाय में जो एमएसपी होता है, एमएसपी पर बढ़ा दिया जाता है, एमएसपी को आयात जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, आयात बढ़ाकर और निर्यात को कम करके जो है आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एपीएमसी जो अधिनियम है उसमें सुधार करके और खाद्यान्न का जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करके जो है हम आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए जो है प्रशासनिक उपाय की बात करते हैं। प्रशासनिक उपाय में जो जमाखोरी होता है, जो घूसखोरी यानी भ्रष्टाचार होता है, उसको कम करके जो आपूर्ति में वृद्धि किया जा सकता है। और ओपन मार्केट सेल स्कीम के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुओं का जो है विक्रय किया जा सकता है। आपूर्ति संबंधी जो बाधाएं होती हैं, उस आपूर्ति संबंधी जो बाधाएं हैं उसके अवरोधों को कम करके जो है किया जा सकता है। आपूर्ति संबंधी बाधाएं मतलब जो लागत मूल्य, जो आयात मूल्य होता है, सरकार जो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाता है, तो इस प्रकार कम करके जो है इसको ओवरऑल आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति को कम करने सरकार क्या प्रयास करती है? तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार जो है दाल और प्याज के जो बफर स्टॉक्स होते हैं उसमें वृद्धि करती है। एंड जो है दालों की जो एमएसपी होता है उसको उसमें वृद्धि करती है। और जो ऑपरेशन ग्रीन होता है, ऑपरेशन ग्रीन मतलब टमाटर और प्याज होता है, टमाटर, प्याज, आलू, इस सभी वस्तुओं के जो उत्पादन है उसको बढ़ाती है ऑपरेशन ग्रीन के जरिए। और जो जल्दी नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन सभी वस्तुओं की जो आपूर्ति होती है बढ़ाने के लिए एपीएमसी में अधिनियम में सुधार किया जाता है। एपीएमसी जो है एक प्रकार का बफर स्टॉक होता है जिसमें वस्तुओं को जो स्टोर किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, जिसमें एक प्रकार का मंडी होता है। तो इस प्रकार की जो है एपीएमसी अधिनियम में सुधार करके खराब होने वाली, नष्ट होने वाली वस्तुओं को जो है अधिक तीव्र गति से, अधिक अच्छे से जो है उनकी आपूर्ति मार्केट में कराया जा सके। तो ये जो है एक प्रकार की मंडी होती है एपीएमसी। तो और सोयाबीन को जो है सोयाबीन को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करके जो है हम सरकार जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। एंड नेक्स्ट है आयात प्रभाव, आधार प्रभाव की बात करें तो जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति की गणना करते समय जो है वर्तमान वर्ष के सूचकांक को जब हम पिछले वर्ष के सूचकांक से जब हम तुलना करते हैं एंड तुलना करके जब यह तुलना की जाती है और यह निष्कर्ष निकलता है कि और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसी को जो हम आधार प्रभाव कहते हैं। मतलब इसके वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष से जो है तुलना की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय होता है यह किसी जो वर्ष होता है, किसी लेखा वर्ष होता है, कोई एक वित्तीय वर्ष होता है, उस वर्ष के दौरान जो कोई किसी देश के निवासियों जो उस देश में निवास करते हैं उन निवासियों द्वारा अर्जित जो कारक आय होता है, उन निवासियों द्वारा जुटाए गए जो है कारक आय का जो है कुल योग होता है। एंड इसमें जो है एंड यह जो है अर्थात यह जो एक जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो है एक वित्तीय वर्ष होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसकी जो है गणना राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। राष्ट्रीय आय में जो है एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो है मौद्रिक मूल्य को मापा जाता है, देखा जाता है। और यह जो भारत में राष्ट्रीय आय का जो मापन होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है किया जाता है। एंड जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, राष्ट्रीय आय की गणना में जो है केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, इसमें जो मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि जो है जब मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल किया जाएगा तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो दोहरी गणना हो जाएगी किसी भी वस्तु की। तो इसमें अंतिम वस्तुओं को शामिल करने का जो है एक अन्य उद्देश्य यह भी होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो उसकी जो स्थिति होती है उसका आकलन करने में उसमें उत्पादित वस्तुओं की जो है उत्पादन क्षमता का जो है उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। इस वजह से जो इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का अगर मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल किया जाए तो उससे दोहरी गणना हो सकती है। जैसे कि मध्यवर्ती वस्तु मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे कि किसान ने किसी चीज़ को कच्चा माल, जैसे कि गेहूँ कच्चा माल है, इसको जो है हम मिल में ले जाएंगे, मशीन में ले जाएंगे तो इसको हम आटे में बदल देंगे। तो जो आटा से जो ब्रेड बनेगा, ब्रेड जो है अंतिम वस्तु होता है जो उपभोक्ता तक पहुंचता है। लेकिन जो आटा होता है, आटा मध्यवर्ती वस्तु है। तो जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है मध्यवर्ती वस्तु होता है, एक जो है अंतिम वस्तु होता है। तो जो अंतिम वस्तु होता है, अंतिम वस्तु दो प्रकार की होती है, एक तो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, एक जो है उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जो उपभोक्ता वस्तुएं होती है, उपभोक्ता वस्तुएं जो है एक तो होती है सामान्य उपभोग की वस्तुएं होती हैं, एक
टिकाऊ उपभोग वाली वस्तुएं होती हैं। एंड पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं, पूंजीगत वस्तुओं के जरिए जो उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो उपयोग किया जाता है पूंजीगत वस्तुओं को, तो इस प्रकार जो है वस्तुएं जो है वस्तुओं के प्रकार होते हैं, गुड्स के प्रकार होते हैं। एंड कारक आय, मैंने बताया था कि कारक आय का मतलब होता है यह जो उत्पादन के जो कारक होते हैं, उत्पादन करने वाले जो लोग होते हैं, जब किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो उनको आय प्राप्त होता है उसी का कुल योग होता है कारक आय। जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। मैंने बताया था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो इन 4 कारकों के द्वारा जो आय प्राप्त की जाती है, इनके द्वारा प्राप्त आय को हम कारक आय कहते हैं। तो मैंने जो संसाधन के बारे में पढ़ाया था अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में, तो मैंने बताया था कि किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो एक होता है हस्तांतरण आय होता है। जो हस्तांतरण आय होता है यह एक पक्षीय भुगतान होता है, एक तरफ से भुगतान किया जाता है। इसमें किसी वस्तु और सेवा के जो उत्पादन का परिणाम नहीं आता है, क्योंकि जो है यह एक पक्षीय भुगतान होता है। जैसे कि एक पक्षीय भुगतान जैसे कि छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन भत्ता, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस प्रकार के जो ये जो होते हैं ये सब एक पक्षीय भुगतान होते हैं, मतलब ये सब सरकार द्वारा भुगतान किए जाते हैं। तो जो हस्तांतरण आय होता है इसको जो है कारक आय में शामिल नहीं किया जाता है। एंड जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना के मापन में सिर्फ हम कारक आय को शामिल किया जाता है, ना कि राष्ट्रीय आय, ना कि हस्तांतरण आय को। तो मैंने बताया था कि जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो निवासियों द्वारा जिस चीज़ को निवासियों द्वारा जो कारक आय अर्जित किए जाते हैं उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जो सामान्य निवासी की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य निवासी कौन होता है, तो एक देश का जो सामान्य निवासी जो व्यक्ति होता है वो मतलब सामान्य रूप से उसी देश में निवास करता है, तो उसी को हम सामान्य निवासी कहते हैं। लेकिन इसकी जो है तथा जिसकी रुचि जो होती है उसी देश में उसी देश पर केंद्रित रहती है, तो इसको भी हम जो है सामान्य निवासी कहते हैं। तो यह जो है 1 वर्ष या फिर उससे अधिक समय तक जो है 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक अगर कोई व्यक्ति जो है किसी देश में निवास करता है, निवास करने वाले व्यक्ति को उस देश का जो है सामान्य निवासी माना जाता है। लेकिन इसके अंदर का जो है कोई इसमें जो व्यक्ति, संस्था दोनों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो जो व्यक्ति है उस देश का जो सामान्य निवासी है उस देश का नागरिक भी हो। तो मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति है, अमेरिका का कोई एक व्यक्ति भारत में 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहा है और भारत में ही रुचि दिखा रहा है, भारत में उसकी रुचि है रहने की, 1 वर्ष से अधिक समय हो गया उसका रहे, तो वो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। लेकिन भारत का नागरिक तो नहीं है, क्योंकि वो तो नागरिक तो अमेरिका का है लेकिन भारत का निवासी है और नागरिक अमेरिका का है। लेकिन जो मैं हूँ, मैं नागरिक भी हूँ और निवासी भी हूँ भारत की। तो नागरिक का बात अलग है। नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता का कंसेप्ट अलग है। अभी हमें यहाँ निवासी के बारे में समझ रहे हैं। तो जो निवासी होता है और हम ऐसे व्यक्तियों को भारत के सामान्य निवासी नहीं मानते हैं जो कि किसी मनोरंजन, चिकित्सा के लिए या फिर घूमने के लिए, अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो हम उसको जो है सामान्य निवासी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बस कुछ दिनों के लिए आया है, कुछ महीनों के लिए आया है, फिर वो चला जाएगा अपने देश। लेकिन और कुछ जो विदेशी कूटनीतिज्ञ होते हैं जो कि भारत में किसी ऐसे समझौतों में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है भारत के सामान्य निवासी नहीं होते हैं। और वे व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करते हैं भारत में, वो भी जो भारत के सामान्य निवासी नहीं होते हैं। तो ये जो है भारत के सामान्य निवासी के बारे में मैंने बताया कि सामान्य निवासी कौन होते हैं, इनको सामान्य निवासी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक विकास में अंतर है। तो जो आर्थिक समृद्धि होता है, आर्थिक समृद्धि मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ की स्थिति।
तो आर्थिक समृद्धि जो होता है यह एक मात्रात्मक स्थिति होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक मात्रात्मक स्थिति होती है। और इसमें जो इसका मापन जो है प्रति व्यक्ति आय जो होता है उसके आधार पर जो है किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है किसी भी देश की जो है आर्थिक समृद्धि का मापन किया जाता है। एंड यह जो है बहुत ही कम समय की प्रक्रिया होती है, मतलब अल्पकालिक प्रक्रिया होती है। एंड इसमें जो है हमें आर्थिक समृद्धि के लिए जो उत्पादन करना अनिवार्य होता है। जब हम उत्पादन अधिक करते हैं तभी हम आर्थिक समृद्धि कर पाते हैं। तो आर्थिक समृद्धि जो होता है यह तब होता है जब किसी देश का जो कुल उत्पादन जो है बढ़ता है। जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, मैंने बताया कि भारत के वर्तमान में आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत की वर्तमान में आर्थिक स्थिति जो है जीडीपी ग्रोथ जो 6% है। तो ये 6% जो है भारत के जो है आर्थिक समृद्धि है। भारत की आर्थिक समृद्धि दर 6% है, इसको मानेंगे हम। यह जो है आर्थिक समृद्धि हो, यह किसी भी देश की जो है जो व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं दिखाता है कि किसी देश की व्यावसायिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उसके लोगों का आय बढ़ रहा है, उस देश में जो है लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, रोजगार की स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। तो ये जो है आर्थिक समृद्धि दर किसी भी देश की जो है जो व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, उसको जो है संकेतक होता है, दिखाता है। एंड इसके लिए जो है हम आर्थिक समृद्धि के लिए जो हम उपाय की बात करें तो आर्थिक समृद्धि के लिए हमें पहले जो अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाना होगा, निवेश में वृद्धि करनी होगी। जो नए नए तकनीक हो गए उन तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना होगा और आयात और निर्यात की स्थिति को सुधारना होगा। तो हम ये सब करके जो है अपने देश के आर्थिक समृद्धि को जो बढ़ा सकते हैं। एंड जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि के जो है आर्थिक समृद्धि को जो है कुछ नहीं, आर्थिक विकास की बात करें तो जो आर्थिक विकास होता है यह नहीं, जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि जो है वर्तमान में बताया जीडीपी ग्रोथ 6% तक है। और कुछ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में केवल जो है 2.9% की वृद्धि जो है पर रहने की संभावना दिखा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक समृद्धि होती है इसके बढ़ने का कारण ये है कि घरेलू मांग में जो बढ़ोतरी होती है एंड जो सरकारी खर्च होता है, सरकारी खर्च में वृद्धि और तकनीकों में वृद्धि के कारण जो है आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। एंड आर्थिक समृद्धि में जो है इन सभी कारकों के अलावा जो है कृषि, सेवा एंड विनिर्माण का क्षेत्र होता है, ये भी जो इनका भी योगदान, इनकी भी भूमिका की वजह से भी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। एंड हम आर्थिक विकास की बात करें तो जो आर्थिक विकास होता है यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवधारणा होती है। एंड जो आर्थिक विकास होता है इसका मापन जो है जीवन स्तर जो होता है, हमारे जीवन स्तर में सुधार के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जब की जाती है तो उसके साथ साथ यदि लोगों के जो है जीवन स्तर में जो है भी सुधार होता है, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन होता है, तो इसको हम जो आर्थिक विकास का जो है सूचक माना जाता है। अगर लोगों के जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है तो यह एक जो है दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है। एंड जो आर्थिक विकास है मुँह दुखने लगा। तो जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के लिए जो है भूखमरी, बेरोजगारी और कुपोषण, ये सभी जो समस्याएं हैं इनको दूर करना अनिवार्य होता है आर्थिक विकास अगर कोई देश करना चाहता है तो। एंड इससे जो है जीवन अर्थात जो है जो जीवन में सामाजिक आर्थिक सुधार को जो है दर्शाता है आर्थिक विकास। इस प्रकार किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था के ग्रोथ करने के लिए, अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए जो है उस देश में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एंड आर्थिक समृद्धि को जो है कुछ ऐसे कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जब हम बचत दर और जो निवेश दर में वृद्धि होती है तो इस वजह से जो आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। एंड जो श्रम की कार्यकुशलता होती है उसमें वृद्धि की वजह से व्यापार जो सुगमता होती है, व्यापार में जब व्यापार जो अधिक सुगम होता है, रोजगार में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। जब संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि होती है।
जो संगठित वित्तीय बाजार होता है, जब संगठित वित्तीय बाजार अधिक उपलब्ध हो जाता है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो होती है। एंड जो आधुनिक तकनीक होता है, जब आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाता है, नए नए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, नए नए तकनीकों को अपनाया जाता है, तो इससे जो आर्थिक समृद्धि होती है। एंड जो विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक समृद्धि किया जा सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करके जो नीतिगत दुर्दशा होती है उसको सुधार के मानव जो पूंजी होता है, मानव पूंजी का निर्माण करके जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक समृद्धि को कम किया जा सकता है। मानव पूंजी मतलब होता है जैसे कि डॉक्टर, टीचर, अध्यापक, ये सब जो है मानव पूंजी होते हैं। एंड पूंजी जो उत्पाद होता है, पूंजी उत्पाद का अनुपात जो होता है, पूंजी उत्पादन करने के अनुपात में से सुधार करके जो है आर्थिक समृद्धि किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो इन सभी कारणों से जो हम आर्थिक समृद्धि कर सकते हैं। एंड तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है घरेलू सीमा या फिर आर्थिक सीमा जिसको हम बोलते हैं। तो जो घरेलू सीमा होता है, घरेलू सीमा का मतलब अधिक होता है, मतलब इसका मतलब जो होता है वो अलग होता है। तो जो घरेलू सीमा होता है इसका अर्थ किसी भी देश की जो है राजनीतिक जो सीमाएं होती हैं उसके अंदर के भूभाग से होता है। लेकिन जो है घरेलू सीमा का अर्थ जो अर्थव्यवस्था में अलग होता है। वैसे तो हम घरेलू सीमा को जो हमारे देश की जो बाउंड्री होती है, जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं, हम उन्हीं को अपना घरेलू सीमा मानते हैं। लेकिन जो है अर्थशास्त्र की दृष्टि से घरेलू सीमा का मतलब अधिक होता है, मतलब बहुत अलग होता है। जैसे कि जो राजनीतिक जो सीमाएँ होती हैं उनका भूभाग जो है जिससे देश की सामुदायिक सीमा भी शामिल होता है। तो ये जो है एंड जो देश के जो निवासी होते हैं, देश के निवासियों के द्वारा जो है देश के विभिन्न भागों में जो है जो जलयान और जो है वायुयान चलाए जाते हैं उसको भी देश का जो घरेलू सीमा माना जाता है। मतलब देश का कोई निवास करने वाला व्यक्ति है, जैसे कि मैं ही हो गई, मैं किसी दूसरे देश में जाकर जो किसी दूसरे जगह पर किसी दूसरे स्थान पर जाके वायुयान या फिर जलयान कुछ ऐसा कार्य करती हूँ तो देश का घरेलू सीमा होता है। एंड विदेशों में कुछ स्थित भारत के दूतावास होते हैं, वाणिज्यिक दूतावास होते हैं, सैनिक प्रतिष्ठान होते हैं, ये सभी देश का घरेलू सीमा होता है। जैसे कि बहुत ऐसे जैसे अमेरिका में या फिर हमारा जो आर्कटिक जो है वहाँ पर भी भारत का जो है वाणिज्यिक दूतावास है। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भारत का सैनिक दूतावास है। कई ऐसे देशों में भारत का स्थित दूतावास शामिल होता है। तो वे सब जो है भारत के घरेलू सीमा होता है। एंड जो घरेलू सीमा होता है इसका अर्थ जो है घरेलू आय सृजित करने वाले क्षेत्र से होता है, जो घरेलू आय को सृजित करता है, जिसमें एक देश के लोग जो वस्तुओं और पूंजी का जो है वस्तु और पूंजी में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो है राष्ट्रीय आय की जब हम विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं की बात करें तो आय की जो अवधारणा होती है उसका प्रयोग जो है जब घरेलू स्तर पर किया जाता है तो उसको हम घरेलू आय कहते हैं। लेकिन जब आय का जो अवधारणा का प्रयोग जो होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तो हम उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो घरेलू आय जो होता है यह किसी भी एक देश की जो है घरेलू सीमा में जो आय का सृजन किया जाता है, आय का कुल योग होता है उसको कहा जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय आय होता है किसी भी देश की जो है सामान्य जो निवासी होते हैं, जो उस देश में निवास करते हैं, सामान्य निवासियों की द्वारा जो सृजित जो आय होता है उसका योग होता है। तो घरेलू सीमा एंड राष्ट्रीय आय इन दोनों में हम अंतर की बात करें तो जो घरेलू आय होता है, घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय होता है। एंड जो घरेलू आय होता है जो गैर निवासी होते हैं, गैर निवासियों के द्वारा जो है घरेलू सीमा में जो अर्जित कारक आय को शामिल किया जाता है। मतलब गैर निवासी मतलब वो भारत में सामान्य वर्तमान में निवास नहीं कर रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक मतलब गैर निवासी जो भारत में निवास नहीं करता है, दूसरे देश में निवास करता है, लेकिन वो भारत की घरेलू सीमा में कार्य करता है। तो भारत की घरेलू सीमा में आय अर्जित कर रहा है तो उसको हम गैर निवासियों द्वारा जो भारत की घरेलू सीमा में आय अर्जित किया जाता है उसको हम घरेलू आय कहते हैं। एंड जो निवासी तो होते हैं, निवासियों के द्वारा जो अलग अलग जगहों पर जो है अर्जित कारक आय मतलब आय अर्जित किया जाता है। जो निवासी होते हैं भारत में जो निवास करते हैं वो किसी दूसरे जगह पर जाकर जो है भारत की घरेलू सीमा में कार्य नहीं करते हैं, तो किसी दूसरे स्थान पर कार्य करते हैं, तो वो जो उसको घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता है। जो घरेलू सीमा के बाहर जो निवासी बाहर जाकर किसी दूसरे देश में कार्य करते हैं
राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय में जो घरेलू सीमा में जो है अर्जित कारक आय को शामिल किया जाता है, जो घरेलू सीमा में कारक आय अर्जित किया जाता है। इसमें गैर निवासी द्वारा जो है अर्जित कारक आय को जो है नहीं लिया जाता है। जो गैर निवासी मतलब भारत में निवास नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा जो भारत के बाहर जो गैर निवासी द्वारा जो अर्जित कारक आय है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो निवासी है, निवासियों के द्वारा जो घरेलू आय के बाहर अर्जित कारक आय है उसको शामिल किया जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी तो है, लेकिन वर्तमान समय में भारत में कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे देश में जाकर जो है आय का सृजन कर रहा है, तो उसके द्वारा जो आय सृजित किया जाएगा उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार ये घरेलू सीमा और घरेलू राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर था। एंड जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में घरेलू आय माइनस गैर निवासियों के द्वारा जो है घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय प्लस निवासियों के द्वारा जो है घरेलू सीमा के बाहर अर्जित कारक आय को जो है जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर। तो साधन लागत, पहले तो ये जान लेते हैं साधन लागत होता क्या है, साधन मूल्य होता क्या है। तो साधन जो लागत होता है यह जो है साधन लागत जो है किसी भी वस्तु या सेवा के जो है उत्पादन की जो लागत होती है, उत्पादन की जो है लागत होती है, मतलब जब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन पर जो लागत लगाई जाती है वो लागत को हम साधन लागत कहते हैं। एंड बाजार मूल्य जो होता है वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु को जो है जिस मूल्य पर जो है किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो यह जो साधन लागत होती है। तो मतलब कि जो साधन लागत है, साधन लागत जैसे कि कोई वस्तु जो है 5 रुपये प्रति कप मिलता है। चाय की कीमत की बात करें तो चाय जो है 5 रुपये प्रति कप है, जिसमें जो है कच्चा माल प्लस श्रम प्लस अन्य जो चीज़ें हैं, श्रम हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया, तो इस प्रकार जो है इसमें शामिल किया जाएगा 5 रुपये प्रति कप में। लेकिन बाजार मूल्य में जब उसको बेचा जाएगा, जिस मूल्य पर उसको बाजार में बेचा जाएगा, जैसे कि बाजार मूल्य उसका जो 10 रुपये प्रति कप है, जैसे कि 10 रुपये प्रति कप में जो है उसका लागत जो लगा है एंड उसका लाभ, उस पर GST सब शामिल होगा, तो ये जो है उसका बाजार मूल्य होता है। जिस मूल्य पर जो है बाजार में वस्तुएं बेची जाती है उसको बाजार मूल्य कहते हैं। तो बाजार मूल्य में जो है मांग और आपूर्ति के हिसाब से जो है बाजार मूल्य को बदला जाता है। जब आपूर्ति जो है मांग से कम हो जाती है तो उस स्थिति में जो है आपूर्ति जो होती है मांग से कम हो जाती है, तो उस स्थिति में जो है बाजार मूल्य अधिक हो जाता है। और जब आपूर्ति जो है मांग से अधिक हो जाती है तो उस जो बाजार मूल्य होता है वो कम हो जाता है। एंड इसमें जो लागत और लाभ को शामिल किया जाता है कि वो उस वस्तु और सेवा को उत्पादित करने में क्या लागत लगी है, और उस पर उस निवेशक का लाभ भी शामिल होता है। उसको तो कुछ लाभ भी, बेनिफिट भी मिलने चाहिए, तो लागत लाभ दोनों शामिल होता है। इसमें कर और शुल्क भी शामिल होता है, जैसे GST, बिक्री कर हो गया, बिक्री पर कर लगाया जाता है, तो इस प्रकार के कर शामिल होते हैं। और जो ब्रांड और गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य अधिक होता है ब्रांडेड वस्तुओं की। तो ये सभी कारण होते हैं बाजार मूल्य के। तो इन सभी आधारों पर बाजार मूल्य में जो है जिस मूल्य पर उपभोक्ता को वस्तुएं बेची जाती हैं वो जो है उसका बाजार मूल्य होता है। एंड ये जो स्थिति होती है इसमें जैसे कि जो साधन लागत होता है, साधन लागत जो बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य में साधन लागत, बाजार मूल्य जो होता है, बाजार मूल्य में जो है अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है बाजार मूल्य में। तो जो बाजार मूल्य है साधन लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार मूल्य होता है। तो नेक्स्ट है सकल मूल्य और निवल मूल्य की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो जो सकल मूल्य होता है, सकल एवं निवल मूल्य के जो मध्य हमें मूल्य ह्रास का अंतर देखा जाता है, मूल्य का अंतर देखा जाता है।
तो मूल्य ह्रास जो है स्थिर पूंजी का उपभोग है। मतलब यह जो उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन की प्रक्रिया में जो वर्तमान जो पूंजी भंडार होता है उसके जो मूल अंश के बराबर होता है। तो जो सकल मूल्य है, सकल मूल्य में जो किसी सकल मूल्य जो होता है, जो किसी उत्पाद या फिर जो सेवा होती है उसके लिए उपभोक्ताओं को जो है जो मूल्य चुकानी पड़ती है, उस उत्पाद और सेवा के बदले जो उपभोक्ताओं को मूल्य चुकानी पड़ती है, वो जो सकल मूल्य होता है, इसमें जो सभी कर, शुल्क और लागतें जो होती हैं वो शामिल होती हैं सकल मूल्य में। इसकी घटक की बात करें तो इसमें जो है उत्पादन लागत, उत्पादन करने की लागत, लाभांश शामिल होता है, कर और शुल्क शामिल होता है, डिलीवरी और अन्य चीज़ें जो है शामिल होती हैं सकल मूल्य में। जैसे कि जो लागत मूल्य होता है यह उपभोक्ता से जो ली जाने वाली जो अंतिम राशि होती है, जो उपभोक्ताओं से उपभोक्ता को चुकानी पड़ती है उस वस्तु और सेवा के बदले। निवल मूल्य की बात करें तो जो किसी उत्पाद या सेवा की जो है लागत और लाभांश के बाद बचती है, इसमें जो है कर और शुल्क को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके घटक की बात करें तो मूल कीमत शामिल होता है। मूल कीमत जैसे उत्पादन की जो कीमत होती है, मूल जो कीमत होती है उत्पादन करने में लगती है वो शामिल होती है। और इसमें लाभांश शामिल होता है, जैसे कि जो निर्माता होता है और जो विक्रेता होता है उसके जो है लाभ इसमें शामिल होते हैं। उसके लाभ वे अपने लाभ के लिए जो कुछ मूल्य बढ़ा देते हैं तो वो जो है लाभ इसमें शामिल होते हैं। तो जो निवल मूल्य है, निवल मूल्य के तो ये होता है। इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि मोटरसाइकिल की कीमत, जैसे कि मोटरसाइकिल की कीमत जो है, मोटरसाइकिल की कीमत का जो निवल मूल्य है, जो निवल मूल्य है वो 1,00,000 रुपये है। इसमें 1,00,000 रुपये में जो है निर्माण करने की लागत और लाभ दो चीज़ शामिल हैं। उसको निर्माण की लागत और जो है निर्माता और विक्रेता का जो लाभ शामिल होता है। एंड जो सकल मूल्य होता है, सकल मूल्य जो है, मान लो सकल मूल्य 1,18,000 हो गया, तो सकल मूल्य में जो है निवल मूल्य प्लस 18 प्लस GST को जोड़ दिया गया है। तो सकल मूल्य में जो है GST को जोड़ दिया जाता है, तो ये जो है सकल मूल्य हो गया। तो सकल मूल्य जो है उपभोक्ता से ली जाने वाली अंतिम राशि होती है। तो सकल मूल्य माइनस मूल्य ह्रास बराबर निवल मूल्य होता है। तो निवल मूल्य में जो है निवल मूल्य में जो GST होता है, निवल मूल्य में ये सब चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं। तो नेक्स्ट है GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो GDP-MP की बात करें तो GDP-MP जो है यह एक वित्तीय वर्ष में जो है किसी भी देश के द्वारा जो है उसके घरेलू सीमा में जो निवासी होते हैं, उसके गैर निवासी होते हैं, उसके द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं होती हैं उसका जो है बाजार मूल्य होता है GDP-MP। तो इसमें बाजार मूल्य होता है, तो बाजार में जो है उसकी बिक्री की कीमत, बाजार में उसकी बिक्री की कीमत और आधार को जो है मापा जाता है। तो इसमें जो टैक्स और सब्सिडी भी शामिल होते हैं GDP-MP में। तो ये जो किसी भी देश की जो है उसके वस्तु सेवा के उत्पादन के जो है बाजार मूल्य होता है। एंड नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है इसको जो है यह किसी भी देश की जो है आर्थिक समृद्धि का जो है सूचक होता है। प्रति व्यक्ति आय जो है कम होने का जो एक मुख्य कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि भी है, क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो लोगों का जो वृद्धि होती है तो जो है वृद्धि होती है तो एंड नेक्स्ट टॉपिक है रियल GDP, जो वास्तविक GDP। जो रियल GDP है यह स्थिर मूल्य पर आधारित होता है। स्थिर मूल्य पर आधारित जो GDP को हम वास्तविक GDP कहते हैं, जो स्थिर कीमतों पर रहता है। एंड स्थिर मूल्य का तात्पर्य होता है कि आधार वर्ष के मूल्य से होता है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वह 2011 है। एंड वर्तमान का जो आधार वर्ष है 2011 है। एंड एक मौद्रिक GDP जो होता है इसकी गणना जो है चालू कीमतों पर, वर्तमान कीमतों पर की जाती है, ना कि स्थिर कीमतों पर। और चालू कीमतों का तात्पर्य जो है वर्तमान वर्ष के जो है वर्तमान वर्ष में जो कीमतें होती है उससे होता है। तो मौद्रिक GDP में जो है निम्नलिखित कारणों से हो सकती है मौद्रिक GDP में वृद्धि।
तो जो मौद्रिक जीडीपी होती है, वास्तविक जीडीपी होती है, इसमें वृद्धि वृद्धि जो है अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि की वजह से मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, जैसे कि चालू कीमतों में वृद्धि और चालू कीमतों में वृद्धि, इन दोनों की वजह से भी जो है इसमें वृद्धि हो सकती है मौद्रिक जीडीपी में। एंड यदि जो है उत्पादन की जो मात्रा होती है, यदि उत्पादन की जो लागत होती है, उत्पादन की मात्रा में जो है उत्पादन की मात्रा का जो स्थिर रखा जाए और तो मौद्रिक जीडीपी में जो वृद्धि हो सकती है। एंड जबकि वास्तविक जीडीपी में जो है वृद्धि केवल जो है तभी होगी जब जब उत्पादन की जो मात्रा है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। तो एंड जो मौद्रिक जीडीपी होती है, तो वास्तविक जीडीपी में जितनी अधिक वृद्धि होगी, बाजार में जो वस्तुओं और सेवाओं की जो है आपूर्ति में उतनी ही जो है बढ़ जाएगी। अर्थात यह जो है संसाधनों की गतिशीलता में सुधार करने का जो है कारक आय में जो है वृद्धि को दर्शाता है। तो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। एंड